सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब हमारी श्रृंखला है आधुनिक काल से संबंधित। देखिए, आधुनिक काल के अंतर्गत हम सामान्य परिचय में 4 प्रकरण पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 पढ़ चुके हैं। अब हमारी श्रृंखला प्रकरण 4 से संबंधित। प्रकरण 4 में आता है गद्य साहित्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ है। प्रकरण 4 को रामचंद्र शुक्ल जी ने किस नाम से बताया है, तो द्वितीय उत्थान के रूप में समझाया है हम सभी को। द्वितीय उत्थान का काल है संवत 1925 से 1950। अगर आपसे सन में पूछा जाए तो 1893 से 1918 तक बताया है। ठीक है, चलिए देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो गद्य साहित्य का विस्तार है, इसको जो द्वितीय उत्थान के अंतर्गत हमें समझाने के लिए 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं? वह नाटक है, निबंध कहानी, उपन्यास और कहानियाँ हैं, फिर निबंध है, फिर समालोचना है। ठीक है, तो हम नाटक पढ़ चुके हैं, उपन्यास और कहानियाँ भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे निबंध। निबंध के बारे में उन्होंने क्या बताया है। देखिए, निबंध को किस प्रकार से समझाया उन्होंने द्वितीय उत्थान में, कि निबंध की पृष्ठभूमि कैसी थी, किस प्रकार के निबंध लिखे जा रहे थे, किस प्रकार से निबंधों का विकास हो रहा था द्वितीय उत्थान में, फिर उसके बाद में आगे चलकर तृतीय उत्थान में कैसे हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, द्वितीय उत्थान में देखते हैं निबंधों की पृष्ठभूमि, निबंधों को किस प्रकार से दर्शाया गया है, कौन से निबंध लिखे जाते थे, कैसे निबंध लिखे जाते थे, और निबंधों के प्रति क्या भावना थी उनकी। ठीक है, देखिए, निबंध के बारे में पढ़ेंगे हम। यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है, देखिए ये पंक्ति, शुरुआत की जो पंक्ति है, इसको आप याद रखेंगे और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है। यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी क्या है, कि गद्य होता है वो कवियों और लेखकों की कसौटी है, तो निबंध क्या है, निबंध गद्य की कसौटी है। ये कथन आप याद रखेंगे। किसका कथन है ये? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। भाषा, इनकी पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। देखिए, जो कवि होते हैं ना, उनका जो भाषा संबंधी जो पूर्ण शक्ति का विकास होता है, वो किस में प्रकट होता है? निबंधों में ही प्रकट होता है। क्यों प्रकट होता है? क्योंकि निबंध स्वयं कवि लिखता है अपने को अभिहित करते हुए। उपन्यास होता है, उसमें पात्र बना दिए जाते हैं, कहानियाँ उसमें भी पात्र बना दिए जाते हैं, नाटक हैं उसमें भी पात्र बना दिए जाते हैं, लेकिन निबंध होता है उसमें पात्र नहीं बनते हैं। क्या हो गया कि कहीं पर कुछ एकाध पात्र आ जाए, लेकिन निबंध कवि की खुद की संपूर्ण अभिव्यक्ति होती है, किसमें? निबंधों में। इसलिए गद्य शैली के विवेचक उदाहरणों के लिए अधिकतर निबंध को ही चुना जाता है। निबंध या गद्य विधान कई प्रकार के हो सकते हैं। निबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं? विचारात्मक हो सकते हैं, भावात्मक हो सकते हैं और वर्णनात्मक हो सकते हैं। देखिए, निबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं, विचारात्मक, भावात्मक और वर्णनात्मक। प्रवीण लेखक प्रसंग के अनुसार इन विधानों का बहुत सुंदर मेल भी करते हैं। क्या करते हैं? जो प्रवीण लेखक, मतलब कुशल लेखक होता है, जो सब कुछ में प्रवीण होता है, उसको सब कुछ आता है, उसकी कौशल शैली बिल्कुल अच्छी है, तो उनका मतलब जो सभी विधान हैं उनका बहुत ही सुंदर मेल करता है। लक्ष्य भेद से कई प्रकार की शैलियों का व्यवहार देखा जाता है। जैसे विचारात्मक निबंधों में व्यास और समास की रीति प्रमुख होती है। भावात्मक निबंधों में धारा, तरंग और विक्षेप की रीति होती है। इसी विक्षेप के भीतर प्रलाप शैली आएगी, जिसका बंगला की देखा देखी कुछ लोगों ने हिंदी में भी चलन बढ़ा रखा है। शैलियों के अनुसार गुण दोष भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, शैलियों के अनुसार क्या हो सकते हैं? देखिए, लक्ष्य भेद में कई प्रकार की शैलियाँ व्यवहार में देखी जा सकती हैं। देखिए, जैसे विचारात्मक निबंधों में कौन सी शैली आती है? व्यास और समास की रीति आती है। भावात्मक निबंधों में धारा, तरंग और विक्षेप की रीति आती है, और इसी विक्षेप के भीतर ही प्रलाप शैली आएगी। ठीक है, कौन सी शैली आएगी? विक्षेप के भीतर प्रलाप शैली आएगी। आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत अर्थात व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषताएं हों। किसको कहना चाहिए निबंध? आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध किसको कहना चाहिए? जिसमें व्यक्तिगत विशेषता हो।
बात तो ठीक है यदि ठीक तरह से समझी जाए तो, ठीक है। व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही न जाए और जानबूझकर जगह जगह से तोड़ दी जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए कि उनकी अनुभूति के प्रकृति या लोक सामान्य स्वरूप से कोई संबंध ही न रखे, अथवा भाषा के सर्कस वालों किसी कसरतें या हठयोगियों के आसन कराए जाएं जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवा और कुछ भी न हो, ठीक है। संसार की हर एक बात और सब बातों से संबंध है। क्या है कि संसार की हर एक बात और सब बातों से संबंध है। अपने अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र में दौड़ता है। सभी को पता है कि व्यक्ति के स्वयं के अपने अपने मानसिक संगठन मतलब अपना अपना दिमाग होता है सभी के पास, और उन्हीं के अनुसार किसी का मन किसी के संबंध में किसी के से संबंध जोड़ने के सूत्र में दौड़ता रहता है और किसी का किसी पर। ये संबंध सूत्र एक दूसरे से नथे हुए पत्तों के भीतर नसों के समान चारों ओर एक जाल के रूप में फैले होते हैं। सभी को पता है कि देखिए पत्तों के भीतर नसें किस प्रकार से फैली हुई हैं और चारों एक जाल फैला हुआ है, इसी प्रकार से हमारे संबंध भी फैले हुए हैं। तत्वचिंतक और दार्शनिक केवल अपने व्यापक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए उपयोगी कुछ संबंध सूत्रों को ही पकड़कर किसी ओर सीधा चलता है और बीच के ब्योरों में कहीं नहीं फंसता है। वह क्या बताया है कि जो तत्वचिंतक होता है, जो निबंध लिखता है, वो क्या करता है कि केवल दार्शनिक होता है वो, और क्या करता है अपने व्यापक सिद्धांत है उनका ही प्रतिपादन करता है, और कुछ जो संबंध सूत्र होते हैं उनको पकड़कर वो सीधा चला रहता है, ठीक है, सीधा चलता है वो, और इधर उधर के जो बीच के ब्योरे होते हैं उनमें वो कभी भी नहीं फंसता। पर निबंध लेखक क्या होता है कि निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। क्या होता है कि जो निबंध लेखक होता है वो इधर उधर जिस प्रकार से पत्ते में कितनी प्रकार की वो फैली होती हैं, नसें फैली होती हैं पत्तों के भीतर, तो निबंध लेखक क्या करता है कि उन सभी नसों के ऊपर विचरण करने वाला होता है, ठीक है। यदि यही उनका अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता होती है। अर्थ संबंध सूत्रों की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं ही भिन्न भिन्न लेखकों के दृष्टिपथ को निर्दिष्ट करती रहती हैं। एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर। समझ गए होंगे कि आप लगा लें चाहे मैं लगा लूँ, हम 4-5 लोग खड़े हैं और एक दृश्य को देखते हैं तो देखिए जिसका जैसा मन होगा उस दृश्य के प्रति उसका वैसा ही व्यवहार होगा, वैसी ही उसकी प्रतिक्रिया होगी। किसी व्यक्ति को हम मारते पीटते देखते हैं तो अगर किसी के अंदर आत्मा है तो वो उसको देखकर छुड़ाने की कोशिश करेगा, अगर नहीं छूटता है तो उनसे वो रोने लगेगा। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि एकदम निर्भीक होकर वो देखते रहते हैं। आजकल तो ट्रेंडिंग ही चल रही है। कैसी ट्रेंडिंग चल रही है कि देखिए वीडियो फ़ोन को निकाला और वीडियो बनाने लगते हैं लोग। ये नहीं देखते कि कोशिश करें कि इसको बचाएं, एक्सीडेंट लगा लीजिए, किसी की मारपीट लगा लीजिए, लोग वीडियो बहुत जल्दी बनाते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं, अगर आप समाज के लिए और भारत के लिए, इंडिया के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। हिंदी साहित्य के लोगों में अपनत्व, प्रेम और मार्मिकता अपने आप उनमें फूट फूट कर भरी हुई होती है, ठीक है। तो आप बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के और लोगों की सहायता करेंगे, चाहे आपको कष्ट ही क्यों न उठाना पड़े, ठीक है। इसी का नाम है एक ही बात के भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखना। व्यक्तिगत विशेषता का मूल आधार यही है। व्यक्तिगत विशेषता का मूल आधार क्या है कि एक ही चीज़ को हम देख रहे हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के मन में उस चीज़ के प्रति अलग दृष्टि बनती है, ठीक है। अगला है तत्वचिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की भिन्नता इस बात में भी होती है कि निबंध लेकर जिधर चलता है उधर उसकी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों ही लिए हुए हैं। देखिए
जिस परिस्थिति या जिस की ओर निबंध लेखक जिस तरफ उनका ध्यान जाता है, उसी प्रकार उनका संपूर्ण मानसिक सत्ता, उनकी बुद्धि और भावुकता भी उसी समय उसी की तरफ दौड़ पड़ती है। जो करुण प्रकृति के हैं, उनका मन किसी बात को लेकर अर्थ संबंध सूत्र पकड़े हुए करुण स्थलों की ओर झुकता और गंभीर वेदना का अनुभव करता चलता है। देखिए, करुण प्रकृति के, अभी मैंने बताया था कि किसी दृश्य को देखकर अगर आपके मन में करुणा आ रही है, अगर आपके दिल में दर्द हो रहा है कि मुझे ये लोग इसकी पिटाई कर रहे हैं, तो आप बचाने के लिए तत्पर होंगे, दौड़ेंगे, तो आप करुण हृदय हैं। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? करुण हृदय हैं। तो करुण हृदय लोग होते हैं, करुण प्रकृति के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि मन में किसी बात को लेकर या अर्थ संबंध सूत्र पकड़े हुए करुण स्थलों की ओर उनका झुकाव होता है और गंभीर वेदना का अनुभव करते हुए वो चलते हैं। जो विनोदशील हैं, उनकी दृष्टि उसी बात को लेकर उनके ऐसे पक्षों की ओर दौड़ती है जिसके सामने पाकर कोई हंसे बिना नहीं रह सकता। विनोदशील प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसी प्रकार की दृष्टि की बातें निकालते हैं और ऐसे पक्षों की ओर दौड़ते हैं और वो सामने भी लाकर आते हैं और वो सामने देखकर कोई लोग हंसे बिना रह ही नहीं सकता है। वो होते हैं विनोदशील। इसी प्रकार कुछ बातों के संबंध में लोगों में बधी हुई धारणाओं के विपरीत चलने में जिस लेखक को आनंद मिलेगा, वह उस बातों को ऐसे पक्षों पर विचित्र के साथ विचरेगा जो उन धारणाओं को व्यर्थ या अपूर्ण सिद्ध करते दिखाई देंगे। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो धारणाओं के विरुद्ध भी कार्य करते हैं। जिस प्रकार की धारणा चली आ रही है, समाज में जिस प्रकार की प्रवृत्ति चली आ रही है, उसके विपरीत भी वो रचनाएं करना चाहते हैं और वो क्या होते हैं, उनमें सिद्ध करते दिखाई देते हैं। वो क्या, उन धारणाओं को व्यर्थ या अपूर्ण सिद्ध करते दिखाई देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आलसियों और लोभियों को लीजिए, जिन्हें दुनिया बुरा कहती चली आ रही है। कोई लेखक अपने निबंध में उनके गुणों का विनोदपूर्वक सामने रखता है और उसकी प्रशंसा का विचित्रपूर्ण आनंद और ले सकता है और दे सकता है। क्या है, देखिए कि कोई आलसी और लोभी लोग हैं, ठीक है, दुनिया उनको बुरा कहती है, लेकिन लेखक अपने निबंध में क्या करता है, अनेक गुणों को उनके विनोदपूर्वक सामने रखता है। उनके गुणों को भी सामने रखता है और उनकी बुराई को तो वो सामने रखेगा ही, लेकिन उनके गुणों को भी वो विनोदपूर्वक सामने रखता है और उनकी प्रशंसा का विचित्रपूर्ण आनंद लेता है और लोगों को भी देता है। इसी प्रकार वस्तु के नाना सूक्ष्म ब्योरों की दृष्टि गड़ाने वाला लेखक किसी छोटी से छोटी, तुच्छ से तुच्छ बात को गंभीर विषय का रूप देकर पांडित्यपूर्ण भाषा की पूरी नकल करता हुआ सामने रख सकता है। पर अब अवस्थाओं की कोई बात अवश्य चाहिए, लेकिन अवस्थाओं की क्या बात चाहिए? बात अवश्य चाहिए। अगर कोई लेखक है, वो क्या करता है कि किसी भी छोटी से छोटी, तुच्छ से तुच्छ या बात को गंभीर विषय का रूप देकर अपने पांडित्यपूर्ण भाषा है उसकी पूरी नकल करते हुए सबके सामने ले आता है। पर सब अवस्थाओं में कोई बात अवश्य ही होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की अवस्था हो, लेकिन उसमें कोई बात होनी चाहिए कि जिसको पकड़कर कवि रचना कर सके या निबंध लिख सके लेखक। इस अर्थगत विशेषता के आधार पर भाषा और अभिव्यंजन प्रणाली की विशेषता, शैली की विशेषता खड़ी हो सकती है। जहाँ नाना अर्थ संबंधों का विचित्र नहीं, जहाँ गतिशील अर्थ की परंपरा नहीं, वहाँ एक ही स्थान पर खड़ी खड़ी तरह तरह की मुद्रा और उछल कूद दिखाती हुई भाषा केवल तमाशा करती हुई जान पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे समझने की बात क्या है, दोबारा से पढ़ा देती हूँ आपको। इस अर्थगत विशेषता के आधार पर ही भाषा और अभिव्यंजन प्रणाली की विशेषता, शैली की विशेषता खड़ी हो सकती है। किसकी? भाषा और अभिव्यंजन प्रणाली की विशेषता और शैली की विशेषता भी खड़ी हो सकती है। जहाँ नाना अर्थ मतलब विभिन्न प्रकार के अर्थ संबंधों का विचित्र नहीं होता, जहाँ पर गतिशील अर्थ की परंपरा नहीं होती, वहाँ एक ही स्थान पर खड़ी खड़ी तरह तरह की मुद्रा और उछल कूद दिखाती हुई भाषा केवल तमाशा करती हुई जान पड़ेगी। भारतेंदु जी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी, जो उनके सहयोगी लेखकों के में कुछ दिनों तक जारी रही है। क्या है कि भारतेंदु के समय में से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी, जो उनके सहयोगी लेखकों में कुछ दिनों तक जारी रखी थी। क्या बताया गया कि जब भारतेंदु जी हैं, उन्होंने भी नाटकों
निबंधों की परंपरा शुरू कर दी थी और उनकी भाषा में ही निबंध उसी समय पर लिखे जाने लगे थे। और उनके जो सहयोगी लेखक हैं उन्होंने भी काफ़ी दिनों तक निबंध लिखे हैं, उनकी परंपरा भी काफ़ी दिनों तक चली रही है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि स्थायी विषयों पर निबंध लिखने की परंपरा बहुत जल्दी बंद हो गई थी। क्या कहा जा चुका है? जो स्थायी विषय थे उनके ऊपर निबंध लिखने की परंपरा है वो बहुत ही जल्द समाप्त हो चुकी थी। उसके साथ ही वर्णनात्मक निबंध पद्धति पर सामयिक घटनाएं, देश और समाज की जीवन चर्चा, ऋतु चर्चा आदि का चित्रण भी बहुत कम हो गया था। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो वर्णनात्मक निबंध पद्धति है, समसामयिक घटनाएं हैं, देश और समाज की जो जीवनचर्या है, ऋतु चर्चा है आदि का चित्रण भी बहुत कम ही हो गया था। इस द्वितीय उत्थान के भीतर उत्तरोत्तर उच्च कोटि की स्थायी गद्य साहित्य का निर्माण होना चाहिए था। द्वितीय उत्थान के अंतर्गत क्या होना था कि उत्तरोत्तर मतलब आगे से आगे बढ़कर उच्च कोटि के जो स्थायी गद्य साहित्य था उसका निर्माण होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ था। अधिकांश लेखक ऐसे ही कामों में लगे जिसमें बुद्धि का श्रम कम पड़े। अधिकांश लेखक किस प्रकार के काम में लग रहे थे कि बुद्धि का श्रम वहाँ पे कम हो, क्योंकि निबंध लिखेंगे तो वहाँ पे बुद्धि ज़्यादा लगानी पड़ती थी। फल यह हुआ कि विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हो जाने पर उच्च कोटि के गद्य की पुस्तकों की कमी का अनुभव चारों ओर होने लगा था। ठीक है, अगला है भारतेंदु के सहयोगी लेखक स्थायी विषयों के साथ साथ समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या, पर्व त्योहार आदि पर साहित्यिक निबंध लिखते आ रहे थे। कौन? भारतेंदु जी लिख रहे थे और भारतेंदु के जो सहयोगी लेखक थे वे स्थायी विषयों के साथ साथ समाज की जीवनचर्या पर, ऋतु चर्चा पर, पर्व त्योहार पर आदि पर साहित्यिक निबंध लिख रहे थे। उनके लेखों में देश की परंपरागत भावनाओं और उमंगों का प्रतिबिंब रहा करता था। होली, विजयादशमी, दीपावली, रामलीला इत्यादि पर उनके लिखे प्रबंधों में जनता के जीवन का रंग पूरा रहता था। ठीक है, किसमें? होली, विजयादशमी, दीपावली, रामलीला इन पर जो वो लेख लिखते थे, लिखे गए जो प्रबंध हैं वो क्या थे? जनता के जीवन का रंग पूरा उनमें रहा करता था। इसके लिए वे वर्णनात्मक और भावनात्मक दोनों विधानों का बड़ा सुंदर मेल करते हैं। यह सामाजिक सजीवता भी द्वितीय उत्थान के लेखकों में वैसी न रही थी। ठीक है, इस उत्थान के आरंभ में ही निबंध का रास्ता दिखाने वाले 2 अनुवाद ग्रंथ प्रकाशित हुए थे। कौन से? बेकन विचार रत्नावली अंग्रेजी के बहुत पुराने पहले निबंध लेखक लॉर्ड बेकन के कुछ निबंधों का अनुवाद है। कौन सा? बेकन विचार रत्नावली। बेकन विचार रत्नावली क्या है कि अंग्रेजी के जो पुराने निबंध लेखककार हैं, कौन है? लॉर्ड बेकन, उनके कुछ निबंधों का अनुवाद किस नाम से है? बेकन विचार रत्नावली। फिर है निबंध मालादर्श। ये क्या है? जो निबंध मालादर्श है वो क्या है? चिपलूणकर के मराठी निबंधों का अनुवाद है। चिपलूणकर के जो मराठी निबंध हैं उनका अनुवाद है किससे? निबंध मालादर्श में। पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की थी। पहली पुस्तक है वो किसकी थी? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। और दूसरी पंडित गंगा प्रसाद अग्निहोत्री की थी। जो बेकन विचार रत्नावली थी ये किसकी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। और जो दूसरी निबंध मालादर्श थी ये किसकी थी? गंगा प्रसाद अग्निहोत्री की। उस समय यह आशा हुई कि इन अनुवादों के पीछे ये दोनों महाशय शायद उसी प्रकार से मौलिक निबंध लिखने में हाथ में लगाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ कि जब इन्होंने ये दोनों निबंध अनुवाद किए थे तब लोगों को लगा था कि ये उसी प्रकार से निबंध लिखेंगे जो भारतेंदु युग के अंतर्गत लिखे जा रहे थे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। मासिक पत्रिकाएं इस द्वितीय उत्थान काल के भीतर बहुत सी निकली, पर उसके अतिरिक्त लेख बातों के संग्रह के रूप में रहते थे। लेखकों में अंतः प्रयास से निकली विचारधारा के रूप में नहीं थी। इस काल के भीतर जिनकी कुछ कृतियाँ निबंध कोटि में आ सकती थी उनका संक्षेप उल्लेख में दिया गया है। ठीक है, किसका?
मतलब इस विचारधारा के अंतर्गत किसमें, जो द्वितीय उत्थान है उसके अंतर्गत जो साहित्य कोटियाँ की जो निबंध कोटि थी, कृति तो थी लेकिन कौन सी, यहाँ पे किसका जिक्र कर रहे हैं हम, निबंध का जिक्र कर रहे हैं। तो निबंध कोटि की जितनी भी रचनाएं थी उनका संक्षेप में वर्णन दिया गया है, आगे पढ़ाया गया है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, देखिए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म दौलतपुर जिला रायबरेली में बैसाख शुक्ल चतुर्थी संवत 1927 को और देहावसान पोष कृष्ण 30 संवत 1995 को हुआ था। द्विवेदी जी ने सन 1903 में सरस्वती के संपादन का भार लिया था। तब से अपना सारा समय उन्होंने लिखने में लगाया था। 1903 तक 1920 तक रहे थे ये। 17 साल तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। लिखने की सफलता में वे इस बात में मानते थे कि कठिन से कठिन विषय भी ऐसे सरल रूप में रख दिया जाए तो साधारण समझ वाले पाठक भी उसे बहुत कुछ समझ जाएंगे। कई उपयोगी पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने फुटकर लेख भी बहुत लिखे हैं, पर इन लेखों के अधिकतर लेख बातों का संग्रह के रूप में हुआ है। भाषा की नूतन शक्ति, समाज चमत्कार के साथ साथ नए विचारों की उद्भावना वाले निबंध बहुत ही कम मिलते हैं। स्थायी निबंधों की श्रेणी में 2-4 लेख आते हैं, जैसे कवि और कविता, प्रतिभा आदि इनमें आते हैं, पर ये लेखन कला व सूक्ष्म विचार की दृष्टि से लिखे नहीं जान पड़ते। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय में बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। जैसे इसमें दी गई है ये कवि और कविता से संबंधित पंक्तियां हैं। ये कवि और कविता इनका निबंध था, किसका, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इससे स्पष्ट है कि किसी कविता में लिखने की इस्तेदाद स्वाभाविक होती है, ईश्वरदत्त होती है। जो चीज़ ईश्वरदत्त है वह अवश्य लाभदायक होगी, पर निरर्थक नहीं हो सकती। उससे समाज को अवश्य कुछ न कुछ लाभ पहुंचता है। कह रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो ईश्वरदत्त होती है वो अवश्य ही लाभदायक होती है और वो निरर्थक नहीं हो सकती, क्योंकि वह समाज को अवश्य कुछ न कुछ लाभ पहुंचा। कविता यदि यथार्थ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ असर न हो। कविता से दुनिया में आज तक बड़े बड़े काम हुए हैं। कविता में कुछ न कुछ झूठ का अंश जरूर रहता है। असभ्य अथवा अर्धसभ्य लोगों को यह अंश कम खटकता है। शिक्षित और सभ्य लोगों को बहुत। संसार में जो बात जैसी देख पड़े कवि को वैसे ही वर्णन करनी चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी के लेख में देखिए, कहने की आवश्यकता नहीं है कि द्विवेदी जी के लेख या निबंध विचारात्मक श्रेणी में आएंगे। कैसी श्रेणी में आएंगे? इनके निबंध और लेख विचारात्मक श्रेणी में आएंगे, पर विचारों की यह गूढ़ गुंफित परंपरा उसमें नहीं मिलती, जिसमें पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ पड़े। शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहाँ एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबंध विचार खंड के लिए गए हों। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अकल के पाठकों के लिए लिख रहा हो। किस प्रकार से जान पड़ता है द्विवेदी के लेखों को कि लेखक मोटी अकल वाले पाठकों के लिए लिख रहे हों। एक एक सीधी बात, कुछ हेर फेर, कहीं कहीं केवल शब्द के ही एक साथ 5-6 तरह के 5-6 वाक्य ही कहे हुए मिलते हैं। उनकी यही प्रवृत्ति उनकी गद्य शैली निर्धारित करती है। उनके लेखों में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग अधिक मिलता है। नपे तुले वाक्यों में कई बार शब्दों के कुछ हेर फेर के साथ कहने का ढंग वही है जो बात संवाद में बहुत शांत होकर समझाने बुझाने के काम में लाया करता है। उनकी यह व्यास शैली विपक्षी के कायल करने के प्रयत्न में बड़े काम की हुई है। इस बात में उनके 2 लेख हैं, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं,
सरस्वती सन 1913 और आर्य समाज का कोप सरस्वती 1914 अच्छे उदाहरण हैं। उनके कुछ अंश इस प्रकार से दिए गए। देखिए इनके लेख हैं किनके, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के 2 लेख हैं कि क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं है, ये सरस्वती पत्रिका में 1913 में, और आर्य समाज का कोप ये 1914 में सरस्वती पत्रिका के अच्छे उदाहरण रहे हैं। और उनके कुछ अंश नीचे दिए गए हैं। देखिए ये अंश आप रोककर स्वयं पढ़ेंगे, इनसे संबंधित प्रश्न आने वाला तो है नहीं। ठीक है, ये पहला अंश है, ये तो कौन किससे संबंधित है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं है उससे संबंधित है। और जो अगला है ये आनर बेल वाला, यहाँ से लेकर यहाँ देखिए, इसको रोक लीजिए आप, और फिर यहाँ पर देखिए ये वाला। ठीक है, ये किससे संबंधित है, आर्य समाज का क्या था वो, आर्य समाज का कोप, उससे संबंधित है। ठीक है, आगे है श्रीयुत असगर अली खान के इस कथन में उर्दू और हिंदुस्तानी इज द, क्या दिया है ये, लिंगुआ फ्रेंका ऑफ द कंट्री, ये नाम ही होगा शायद, फ्रेंका, बिल्कुल, लिंगुआ फ्रेंका ऑफ द कंट्री। एक भेद की बात खुल गई, वह यह कि आप लोगों की राय में वह हिंदुस्तानी और कुछ नहीं, उर्दू ही का एक दूसरा नाम है। अतएव समझना चाहिए कि जब हिंदुस्तानी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया जाता है तब हिंदुस्तानी नाम की आड़ में उर्दू ही का पक्ष लिया जाता है। बेचारी हिंदी के बहिष्कार की चेष्टा की जाती है। किसका है, श्रीयुत असगर अली खां लिख रहे हैं। जिस समाज के विद्यार्थी बच्चों तक अपने दोषों का धूल डालकर दूसरों को धमकाने और बिना पूछे ही उन्हें नेक सलाह देने का अधिकार है, उनके बड़े और विद्वानों के पराक्रम की सीमा कौन निर्दिष्ट करेगा। दूसरा कथन भी इन्हीं का है। अगला है, हमारे पास इससे भी बढ़कर कुतूहलजनक पत्र आए हैं। बनावटी या सच्चा नाम देकर सिंह नाम से, क्या नाम है, बी सिंह नाम से एक महाशय ने आगरे में एक पोस्ट कार्ड में हमें उर्दू में भेजा था। उसमें अनेक दुर्वचनों और अभिशापों के अनंतर इस बात का दुख प्रकट किया गया है कि राज्य अंग्रेजी है, अन्यथा हमारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाता। भाई सिंह, दुख मत करो, आर्य समाज की धर्मोन्नति होती हो तो कर कुठार आगे वह शीशा। क्या है, कर कुठार आगे वह शीशा। ये संबंधित हैं किनसे, महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित था। अगला पढ़ेंगे हम पंडित माधव प्रसाद मिश्र का जो निबंध लेखन है वो किस प्रकार से था, किस प्रकार से उन्होंने निबंध लेखन लिखे हैं। ठीक है, क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।